हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो आज के सेशन में हम आईटी एक्ट दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रोविजंस देखने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रहेंगी और आईटी एक्ट की ऑब्जेक्टिव्स और कैसे ये एक्ट बना है इसके बारे में भी कुछ पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज में चलेंगे कि आईटी एक्ट के जो मेन एमसीक्यूज हैं वो क्या हैं। 2 सेशंस रहने वाले हैं, आज फर्स्ट सेशन है और उसके बाद सेकेंड सेशन हमारा नेक्स्ट कल आएगा। जैसे तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो हमारा एक्ट लाने का पर्पस था वो क्या था कि जो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, देखिए जब 2000 से पहले या फिर उससे पहले की भी बात करें तो हर चीज़ पेपर बेस्ड होती थी। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देना होता था तो वो पेपर बेस्ड ही होता था। लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ी, कंप्यूटर की जो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, उसके बाद तो लैपटॉप्स आना स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई। तो उसके बाद एक नीड थी कि हमारे पास ऐसे रूल्स आए, ऐसे एक्ट आए जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी रिकोगनाइज कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स को रिकोगनाइज कर सकें, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, उनको भी हम ऑथेंटिकेट कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें। तो इन्हीं सब पर्पस के लिए हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, जो पेपर के अल्टरनेटिव क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें कि अब भाई डिजिटल सिग्नेचर को भी डिजिटल सिग्नेचर्स को भी माना जाएगा। देखिए आईटी एक्ट जब आया ना, तो आईटी एक्ट आने के बाद देखिए हमारे कौन से एक्ट्स में भी अमेंडमेंट आई। जैसे हमारे आईटी एक्ट आने के बाद हमारे आईपीसी में, दैट इज इंडियन पिनल कोड, 1 सेकेंड, हमारे आईपीसी में दैट इज इंडियन पिनल कोड, इसमें भी क्या आई, इसमें भी अमेंडमेंट आई। आपको दिख नहीं रहा है, चलिए ब्लैक से ही कर देते हैं। और आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। चलिए, तो आईटी एक्ट के बाद किस किस में अमेंडमेंट आई है? हमारी आईपीसी में अमेंडमेंट आई है, दैट इज इंडियन पिनल कोड। हमारी आरबीआई एक्ट में भी अमेंडमेंट आई है, आरबीआई एक्ट में भी अमेंडमेंट आई है। हमारे बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट आई, और हमारे एविडेंस एक्ट में भी अमेंडमेंट आई है। एविडेंस एक्ट में भी क्या आई है? अमेंडमेंट आई है। एविडेंस एक्ट में हम एविडेंस लेते हैं। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में क्या है? जब बैंकिंग से रिलेटेड जो एविडेंस लेने होते हैं वो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इन सब एक्ट्स में क्या रहा? इन सब एक्ट्स में हमारी अमेंडमेंट्स आई आईटी एक्ट होने के बाद, बिकॉज एविडेंस में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी रिकॉग्नाइज किया गया, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, ये सब कुछ चीज़ें भी आई गई। तो इसीलिए आईटी एक्ट आने के बाद ये जो हमारे आईपीसी, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट, आरबीआई, ये सब क्या हुआ, ये सब भी अमेंड किया गया। ठीक है, अभी रिसेंटली आईटी रूल्स भी आए थे, अगर आपको पता होगा आईटी रूल्स 2021, ये किसके रिगार्डिंग थे? आईटी जो हमारे रूल्स थे, आईटी रूल्स थे, वो किसके रिगार्डिंग थे? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आपका नेटफ्लिक्स होता है, अमेजॉन प्राइम, ये सब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके लिए कुछ एथिक रूल कंडक्ट किए गए थे कि आप इनके अकॉर्डिंग, ये जो एथिक्स क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग एक मैनर, कि इस मैनर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, तो ये भी रूल्स आए थे आईटी रूल्स के अंदर। तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो हमने एक जो ब्रीफ सा था आईटी एक्ट का देख लिया, क्यों आया, ठीक है, और अभी हमने अमेंडमेंट के बारे में आपको बता दिया कि कैसे है। आगे अब प्रोविजंस पे चलते हैं, आगे अब एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारा है वो क्या है? फर्स्ट एमसीक्यू बात करता है, व्हेन डिड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कम इनटू द फोर्स? भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की इन्फोर्समेंट जो है वो किस दिन हुई है? ठीक है, इज इट 1 अप्रैल 1995? इज इट 1 अप्रैल 1955? इज इट 1 मार्च 1955? इज इट 1 मई 1955? और इज इट 17 अक्टूबर 2000? ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं, उन ऑप्शन से तो प्लीज़ ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक्ट जब 2000, एक्ट का नाम ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, तो आपको इनमें से तो पता लग ही गया होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है। इज इट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन?
चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज दीज सेशंस मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा किस चीज़ का पीडीएफ रजिस्टर करने का। गाइज प्लीज़ पीडीएफ को भी रजिस्टर करा कीजिए, ठीक है, पीडीएफ को भी डाउनलोड करा कीजिए। देखिए तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बहुत ही ऑब्वियस है यहाँ पे कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इट्स 17 अक्टूबर 2000। तो आईटी एक्ट की जो क्या हुआ है, जो इन्फोर्समेंट हुई है वो 17 अक्टूबर 2000 को हुई है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईटी एक्ट? आईटी एक्ट के कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ अथॉरिटीज, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको बताया कि एक्ट बनाया क्यों गया, अभी मैंने आपको बताया था डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में, सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो देखिए अब जो हमारा एमसीक्यू है, जो हमारा क्वेश्चन है वो भी यही बन जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा कि क्या कॉम्पोनेंट्स हैं आईटी एक्ट के, किस अकॉर्डिंगली आईटी एक्ट क्यों बनाया गया है, कि या क्या करता है, ये लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है क्या डिजिटल सिग्नेचर्स को, या रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की जो रेगुलेशन के बारे में बात करता है, दैट इज सीए, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, और डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करता है, या फिर ऑल ऑफ द चारों के, तीनों के बारे में बात करता है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के बारे में बात करता है। हमारा आईटी एक्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स को भी रिकॉग्नाइज करता है, हमारे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के बारे में बात करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करता है। तो जो कंपोनेंट्स में आता है ये चारों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, सीसीए, वर्क अंडर। किसके अंडर हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो काम करती है? इज इट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, या फिर ऑटोनोमस बॉडी? चलिए चारों ऑप्शन में से जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या बनता है? आज कोई है नहीं, या फिर ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। दैट इज बहुत ही ऑब्वियस रीजन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसके अंडर काम करेगी? सर्टिफाइंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करेगी। इसको अपॉइंट कौन करता है? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपॉइंट कौन करता है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी वो अपॉइंट करती है, ठीक है। और ये किस सेक्शन के अंडर बात होती है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी की? हमारा सेक्शन 17 आ जाता है ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है। सेक्शन 17 ऑफ आईटी एक्ट आ जाता है हमारा, जो बात करता है किसके बारे में? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग पनिशमेंट इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000। अब जो पनिशमेंट ये बताई गई है क्वेश्चन में, ये किस सेक्शन में डील करती है? ये इसका मुझे बताइए इसका क्या होगा आंसर। क्या पनिशमेंट है? 3 years ऑफ पनिशमेंट एंड 5 लाख रुपीज तक की पेनल्टी और सब्सिक्वेंट, ठीक है। फर्स्ट कन्विक्शन तो ये है, अगर फिर से कर दिया, सेम ऑफेंस फिर से कर दिया, तो क्या 5 years की पनिशमेंट और 10 लाख रुपीज की पेनल्टी। तो ये जो पनिशमेंट बताई गई है, फर्स्ट पनिशमेंट 3 years की पनिशमेंट है और 5 years की सब्सिक्वेंट पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट की। तो किस सेक्शन में? 67 सेक्शन में बात की गई है, 66 में, 65 में, 64 में ऑफ आईटी एक्ट 2000 की। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा इसका आंसर बनेगा जिसमें पनिशमेंट इतनी दी गई है? चलिए
तो हमारा सेक्शन जो ए ऑप्शन है, हमारा सेक्शन 67 हमारा इसके बारे में बात करता है कि इतनी पनिशमेंट है। सेक्शन 67 है क्या? सेक्शन 67 है कि जब अगर कोई इंसान पब्लिश कर रहा है ऑब्सीन मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, क्या है, अगर कोई भी पर्सन पब्लिश कर रहा है ऑब्सीन मटेरियल को कहां पर? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर पब्लिश कर रहे हैं तो फिर इसकी पनिशमेंट इतनी ज़्यादा दी गई है। दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, नॉट फॉर यू गाइज जो एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, बट नॉर्मल जनता के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको साइबर क्राइम के बारे में पता चलता है। आईटी एक्ट डील ही किसके बारे में करता है? साइबर क्राइम के रिगार्डिंग डील करता है आईटी एक्ट। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोविजंस हैं जो नॉर्मल आए दिन हम लोग फेस करते हैं, स्पेशली गर्ल्स बहुत ज़्यादा फेस करती हैं, तो उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आगे हमारा एक एमसीक्यू आएगा जिसमें आपको एक पनिशमेंट पता चलेगी, मेजर पनिशमेंट, जो आजकल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, तो बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the penalty for publishing images of person's private parts without consent? भाई अब अगर पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स की इमेजेस जो हैं वो पब्लिश कर दी गई हैं तो उसकी क्या पेनल्टी होती है आईटी एक्ट के अंडर? या फिर 5 years इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख रुपीज़ है पेनल्टी और बोथ, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर 3 years इम्प्रिजनमेंट है विद 2 लाख रुपीज़ पेनल्टी और बोथ, और नन ऑफ द अबव। इन चारों ऑप्शन में से मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या रहेगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन है, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल हमें देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोग बहुत इमेजेस अपलोड कर देते हैं, विदाउट कंसेंट इमेजेस अपलोड हो जाती हैं, और ऐसी इमेजेस अपलोड हो जाती हैं जो नहीं, कोई भी नहीं अपनी इमेज कोई भी ऐसी वाली अपलोड नहीं करना चाहता। तो देखिए अब उसकी भी पनिशमेंट आईटी एक्ट में उसकी पनिशमेंट दी गई हुई है, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए पनिशमेंट्स की, किसी के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो उसको कम से कम ये तो पता हो कि जिसने उनके साथ ये किया है उनको कितनी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लॉ इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लोगों को पता होना चाहिए अपने अपने लॉज के बारे में, अपने राइट्स के बारे में। दिस इज़ ऑल्सो राइट कि अगर किसी पर्सन की इमेजेस प्राइवेट पार्ट्स की पब्लिश कर दी है किसी ने, तो वो पर्सन जिसने ऐसा किया है उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा पहले मुझे बताइए, क्या आंसर होगा? ये सेशन आप प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स को आप बताइए, चाहे वो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, बल्कि जो नहीं हैं आप उनको ज़्यादा बताइए इस सेशन के बारे में, ठीक है, जिससे पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी लोगों को कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है, किसी के फ्रेंड के साथ होता है, तो क्या पनिशमेंट अगले बंदे को मिलेगी। तो कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कीजिए। गुड आफ्टरनून वैभव, आप कैसे हो? चलिए आंसर कीजिए, क्या रहेगा? तो देखिए इसका आंसर बन जाता है 3 years इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ। अगर किसी ने इमेजेस ऐसी वाली अपलोड कर दी हैं तो उसको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट, 3 साल जेल के चक्कर काटेगा वो इंसान, ठीक है, और 2 लाख की पेनल्टी अलग से। तो अगर कोई किसी के साथ ऐसा करता है तो घबराने की, या फिर जो विक्टिम, अपने आप को प्लीज अपने आप को विक्टिम मत माना कीजिए। जिसके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं वो विक्टिम नहीं होता, वो तो बल्कि उसको तो लड़ना होता है, आगे शेर बनना होता है, तो वो विक्टिम नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो भी ऐसा कर रहा है उसको सजा कितनी मिलेगी? 3 years इम्प्रिजनमेंट, जेल की 3 साल की सजा मिलेगी, और साथ में 2 लाख रुपए का फाइन, दोनों भी साथ में मिलाकर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप कह रहा है? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट इन आईटी एक्ट? आइडेंटिटी थेफ्ट की
क्या पनिशमेंट है आईटी एक्ट में, एंड व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। अब गाइस आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा, ये वाला जो ऑफेंस है ये बहुत ज़्यादा होता है आजकल हम सारे फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, वी आर एवरीवेयर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम हर जगह होते हैं। तो हमने आए दिन देखा होता है, स्पेशली गर्ल्स ने आए दिन देखा होता है कि उनकी पिक्चर्स अपलोड कर दी जाती है किसी और अकाउंट के द्वारा। देखिए अगर मेरा अकाउंट है शिखापुरी, तो अगर कोई और अकाउंट, मान लीजिए कोई और अकाउंट मेरे ही नाम से कोई भी पर्सन ने अकाउंट बना लिया गया है, मेरी ही पिक्चर्स उन्होंने अपने अकाउंट में डाल दी गई है, या फिर अगर मेरे नाम से भी नहीं बनाया गया लेकिन मेरी पिक्चर्स वहां पर अपलोड कर दी गई है अपने अकाउंट में, तो दैट इज अ आइडेंटिटी थेफ्ट, कि मेरी आइडेंटिटी किसी और पर्सन ने यूज कर ली है। ठीक है, तो दैट इज आइडेंटिटी फैक्ट इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। और बैंक्स में भी देखा जाता है कि अगर बैंक्स में किसी ने किसी और के नाम का चेक काट दिया है, ये सब कर दिया है, तो दैट इज ऑल्सो आइडेंटिटी थेफ्ट। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है आज के सिनेरियो में। तो देखिए अगर किसी ने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है तो कितनी उसको पनिशमेंट मिलेगी। देखिए 2 years इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ, 3 years imprisonment और 1 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ, 3 years imprisonment और 2 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ, और नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए मुझे। आई एम गुड मैम, आपकी ब्लेसिंग्स है। अरे मेरी ब्लेसिंग्स तो वैभव, चलिए ठीक है, मुझे इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली गर्ल्स के साथ ये सेशन आप शेयर कीजिए ताकि सबको नॉलेज हो, पता चले कि भाई किसी ने उनके साथ ये गलती कर दी है ना तो क्या होगा, उसका हश्र क्या होगा, ये भी उनको पता होना चाहिए। चलिए बताइए मुझे, आइडेंटिटी थेफ्ट की जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी। चलिए तो देखिए इसका जो आंसर बन जाता है वो होगा 3 year इम्प्रिजनमेंट, 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए की पेनल्टी और बोथ। 1 लाख की पेनल्टी पड़ सकती है किसी ने। अब देखिए ये तो लोग आए दिन ऐसा करते हैं कि नॉर्मल हम देखते हैं कि एक अकाउंट होता है, वेरीफाइड अकाउंट होता है, या फिर नॉर्मल किसी का अकाउंट होता है, उसकी ही पिक्चर किसी और ने भी यूज़ कर ली होती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जिसने यूज़ किया उसको इतना भी पता नहीं होगा, गारंटेड बात है उसको पता नहीं होगा कि अगर उसके ये साइबर क्राइम है और उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट चली गई तो भैया कितनी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, 3 साल की सजा, 3 साल की सजा होगी। और क्या होगा, 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी पड़ सकती है और बोथ, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, वैभव कह रहे हैं 3 year इम्प्रिजनमेंट 2 लाख। वैभव 3 year इम्प्रिजनमेंट 2 लाख नहीं है, 1 लाख की पेनल्टी पड़ती है अगर आइडेंटिटी थेफ्ट होता है तो। ठीक है, तो इसका क्या, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो आप अभी आज जब ये सेशन देख के जाएंगे तो आप ये बताएंगे अपने फ्रेंड्स को कि भाई क्या पेनल्टी होती है, कितनी सज़ा होती है। तो बच के रहिए, किसी की भी फोटोज़, किसी की वीडियोज़ यूज़ ना करें, और नहीं तो पकड़े जाओगे भाई। और 3 साल की सज़ा फिर जेल में काटना 3 साल की, और 3 साल वहाँ पर किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करना। ठीक है, What is the penalty for destroying computer source code? किसी के कंप्यूटर के कोड का, जो कंप्यूटर सोर्स कोड होता है, उसको अगर किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी क्या पेनल्टी रहती है। 3 years इम्प्रिजनमेंट और 3 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ, 2 years इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख पेनल्टी और बोथ, 3 years इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ, और 3 year इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ। चलिए चारों में से क्या ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। कोई बात नहीं वैभव, आप सॉरी मत मांगिए, कोई चक्कर नहीं। आप बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं इन क्लासेस में और आप इन क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सॉरी तो मत कहिए, आप इसका आंसर कीजिए चलिए जल्दी से। What is the penalty for destroying computer source code? देबरा हैं हमारे साथ जुड़े, उन्होंने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए आंसर आया है 3 ईयर इम्प्रिजमेंट और 5 लाख और बोथ। 5 लाख कह रहे हो आप वैभव, 5 लाख इसका आंसर। सोच लीजिए, पक्का मैं कर दूं इसको, कंफर्म कर दूं क्या, लॉक कर दूं क्या? देखिए 5 लाख नहीं होगा, आपने ज़्यादा पैसे बता दिए, इतने पैसे नहीं होंगे, ठीक है। इसका होगा इम्प्रिजमेंट की आपने जो ईयर बताया है दैट इज करेक्ट, दैट इज 3 ईयर इम्प्रिजमेंट, बट इसका 2 लाख रुपीज पेनल्टी होगा। क्या होगा? 2 लाख रुपीज, 2 लाख का फाइन पड़ेगा, या फिर दोनों चीजें पड़ सकती हैं, फाइन भी विद इम्प्रिजमेंट भी। तो किसी के कंप्यूटर सोर्स कोड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए What is the time limit for filing appeal against the order of Cyber Appellate Tribunal? अगर साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के ही अगेंस्ट आपको अपील करनी होती है तो भाई कितना टाइम लिमिट है, कितने टाइम में आपको उनको दे देना होता है, क्या अपील देनी होती है, ठीक है। कहां पे जाएगी अपील? अपील जाएगी हाई कोर्ट में जाएगी। अगर एपलेट ट्रिब्यूनल दैट इज साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अगर आपको लगता है कि जो ऑर्डर है आपके अगेंस्ट आया है, तो अपील कहां पर जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। अब ये मुझे बताइए कि कितने दिनों के अंदर अंदर जाएगी? 30 डेज के अंदर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, जब आपको ऑर्डर मिल गया है उसके कितने दिनों के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में? किसके खिलाफ? साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ। चलिए, इज इट 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज और 45 डेज? चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल? क्या रहेगा? और शेयर करा कीजिए सेशंस को आप प्लीज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता लगता रहे, नोटिफिकेशन आती रहे कि कौन सा सेशन आना है, कौन सा नहीं आना है। 60 डेज जितना मेरे को याद है, मैं 60 डेज। तो वैभव अब इस टाइम आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। 60 डेज ही इसका आंसर होगा, ठीक है। 60 डेज के अंडर अंडर क्या करना होता है? आपको अपील में जाना होता है। अगर साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ के अगेंस्ट भी आपको अपील में जाना है, और कहाँ जाना है? हाई कोर्ट में जाना है। सेक्शन कौन सा आ जाता है? सेक्शन ये 62 सेक्शन हमारा आ जाता है। व्हाट इज द सेक्शन? सेक्शन इज सेक्शन नंबर इज 62 में बात की गई है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the term of office of presiding officer of cyber appellate tribunal? कितना टर्म ऑफ ऑफिस है, कितने टाइम तक वो ऑफिस में रहेंगे, उनका टेन्योर कितना है, किसका? प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ऑफ साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल। तो कितना रहेगा? इज इट 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर और 5 ईयर्स? चलिए ABCD में से मुझे जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हमारे होते हैं साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के, उनका टर्म ऑफ ऑफिस दैट इज टेन्योर ऑफ ऑफिस कितना रहेगा? 3 4 6 5 3 4 5 6 3 4 6 5। चलिए नहीं, आप आंसर नहीं करोगे। देखिए, तो टर्म ऑफ ऑफिस जो टेन्योर रहता है वो 5 इयर्स रहता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो टर्म ऑफ ऑफिस है, टेन्योर है, किसके? साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहता है? 5 इयर्स रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? द सेक्शन डील्स विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज इज द। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो किस रिगार्डिंग डील करता है? डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज में यूज की जा सकती हैं। तो सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 ऑफ IT एक्ट 2000 बात करता है। इनमें से किसके बारे में? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? थ्री 5 6 7।
तो मैं बता दूं आपको इसका आंसर क्या होगा। 3, 5, 6, 7 क्या आंसर रहेगा? तो जो इसका सेक्शन नंबर है वो रहेगा सेक्शन 6। 6 बात करता है हमारा कि गवर्नमेंट एजेंसीज में भी डिजिटल सिग्नेचर्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसका आंसर बनता है? सेक्शन 6 इसका आंसर बनता है। तो आज हमने अपने अच्छे मतलब अपने अच्छी प्रोविजंस जो हैं सेक्शन 6, मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैभव यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट, और इसका सेक्शन 6 ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने आईटी एक्ट के कुछ एमसीक्यूज किए, इंपॉर्टेंट, दीज वर द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज किए हैं, और नेक्स्ट सेशन में भी हम आगे की बात करेंगे और आईटी के एमसीक्यूज लेकर आएंगे। ठीक है, ये सेशन से आप बना रहा कीजिए, बिकॉज फिर से अगेन आई एम टेलिंग यू कि दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अभी एग्जाम अब 26 को है, अब 7 डेज बचे हैं, एंड उसके बाद क्या बचा? उसके बाद सिर्फ मेंस है। मेंस में कहाँ भागोगे एकदम से? तो ये सेशंस कर लो, आपके लिए ही बेनिफिट के लिए हैं। ठीक है, तो चलिए, लीडिया लॉसन, देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप जो भी बोल रहे हैं। पहले भी किसी ने कुछ कमेंट किया, अभी भी कुछ कमेंट किया, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, शायद कुछ और कमेंट होगा। ठीक है, तो भाई ये है हमारा आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। वैभव क्या कह रहे हैं जाते जाते? थैंक यू सो मच मैम फॉर टीचिंग। अरे कोई बात नहीं, देखो थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस आ जाया करो और टाइम पे आ जाया करो। 2 बजे आ जाया करिए आप, 2 बजे का लेक्चर होता है, तो टाइम पे आ जाया करिए। थोड़ी मोटिवेशन ही होती है, थोड़े बच्चे हो, 3-4 बच्चे जो हों तो चलो, कोई तो लोग हैं, 0 देखने से तो बेटर है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर दीजिए कीजिए कि भाई ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आपकी ही मेंस की तैयारी हो रही है ये। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम आने वाला है, और प्री का अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारा प्री का रीजनिंग की अभी हम लोग वीडियोस डालने वाले हैं आपके लिए कि रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करनी है, जितने भी अभी 6-7 दिन बचे हैं उनके लिए। ठीक है, तो प्रिपेयर रहिए गाइज। आपके लिए ये जो हमारा चैनल है ना, आपको IBPS SO क्लियर पक्का करवा के जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।